हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.1 को सोल्व करेंगे। अभी तक पढ़ रहे थे ए से। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे दो कंग्रुएंस रूल, एक एस ए एस और दूसरा ए एस ए। दोनों कंग्रुएंस रूल में क्या देख रहे थे कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल का दो साइड और एक एंगल या फिर एक दो एंगल और एक साइड बराबर हो तब दोनों एक दूसरे के कंग्रुएंट होगा। और कंग्रुएंट होगा कहने का मतलब सारा कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होगा। और इसमें ए बीच में क्यों था? क्योंकि यहाँ पे जो दोनों साइड के बीच में जो एंगल बन रहा वो वाला एंगल इक्वल होना चाहिए। और यहाँ पे एस बीच में इसलिए है क्योंकि दोनों एंगल के बीच मतलब दोनों एंगल, जैसे ए बी सी एक ट्रायंगल है तो यहाँ पे दो एंगल बना, तो ये दोनों एंगल बराबर होना चाहिए दूसरे एंगल के। और ये दोनों एंगल इस वाले साइड पे बना है, तो मतलब जिसमें दोनों साइड दोनों एंगल इंक्लूड हो रहा है जिस साइड पे, उस साइड को लेना है। इसलिए यहाँ पे एस बीच में रखते हैं और यहाँ पे ए बीच में रखते हैं। तो अब इसी दोनों कंग्रुएंस रूल का यूज करेंगे और एक्सरसाइज 7.1 का सारा क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आ जाइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है इन क्वाड्रिलेटरल एसीबीडी। एक क्वाड्रिलेटरल दिया है एसीबीडी। इसमें दिया क्या क्या है? सबसे पहले तो कोई भी क्वेश्चन ज्योमेट्री का सोल्व करेंगे तो जो जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको नोट कर लेंगे, उसको गिवन करके लिखेंगे। दिया क्या है? AC इक्वल टू AD। AC इक्वल टू AD यहाँ फिगर में भी मार्क किया हुआ है। AC इक्वल टू AD दोनों को छोटा छोटा लाइन से मार्क किया हुआ है कि ए वाला दोनों बराबर है। ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। देखो ए बी कह रहा है, ए बी जो लाइन है एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। तो एंगल ए पूरा एंगल था, ए बी एक लाइन गया तो ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट करने का मतलब दो इक्वल पार्ट में बांटना। तो यहाँ पे दिया हुआ है ए बी बाइसेक्ट ए एंगल ए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो आधा आधा एंगल बराबर हो जाएगा, डेट इज, यहाँ पे एक स्टेप और लिख देंगे, एंगल सी ए बी आधा एंगल हो गया ऊपर वाला सी ए बी ये वाला एंगल, और इक्वल हो जाएगा एंगल डी ए बी ये वाला एंगल। मतलब ये और ये दोनों एंगल बराबर होगा क्योंकि दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। तो एंगल डी ए बी ये दो तो दिया हुआ है। अब प्रूव क्या करना है? मतलब सो डेट को प्रूव करना है। जो प्रूव करना है सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको लिखेंगे, उसके बाद प्रूव करना है। तो टू प्रूव एंगल ए बी सी कंग्रुएंट है ट्रायंगल ए बी डी के। अब ए बी सी ट्रायंगल कहाँ बन रहा है? तो देखो ए बी सी ये यहाँ से लेकर के ये ऊपर वाला ट्रायंगल ए बी सी है, और ए बी डी ये नीचे वाला ट्रायंगल बन रहा है। क्वाड्रिलेटरल में दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ए बी सी और दूसरा ए बी डी। इसी को प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है या नहीं है। तो इसमें हमको निकालना क्या क्या है? ऐसे या तो ऐसे क्राइटेरिया का यूज करके ट्रायंगल कंग्रुएंट होगा या एस से। तो यहाँ पे हम इसको सोल्व करते हैं। अब जो ट्रायंगल को कंग्रुएंट दिया रहेगा हम उसी दोनों ट्रायंगल को ले लेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या क्या कॉमन हो रहा है और क्या क्या इक्वल हो रहा है। तो इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एबीडी में अब देखो, तो एबीसी ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल में एसी जो है इसका एसी साइड है ऊपर वाले ट्रायंगल का, नीचे वाले ट्रायंगल का एसी एडी साइड है, दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एसी इक्वल टू एडी। क्यों हुआ? यहाँ पे ब्रैकेट में ये भी लिखना जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो यहाँ पे गिवन लिख देंगे। अब देखो, तो ए बी जो है ए बी ऊपर वाले ट्रायंगल में भी बेस का काम कर रहा है और नीचे वाले ट्रायंगल के लिए भी बेस का काम कर रहा है। मतलब दोनों में ए बी साइड आ रहा है, तो ए बी इक्वल टू ए बी ये कॉमन हो जाएगा। क्यों इक्वल हुआ? क्योंकि दोनों कॉमन है। अब देखो, दो साइड पता चल गया। अगर एक एंगल पता चल जाएगा कि इसका एक एंगल दोनों ट्रायंगल का इक्वल है, तब इससे हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है। तो इसमें एक एंगल भी दिया हुआ है कि एंगल सी ए बी। अब यहाँ पे लिख सकते हैं ऊपर वाले ट्रायंगल में सी ए बी इक्वल है एंगल डी ए बी के। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सी ए बी इक्वल टू एंगल डी ए बी। क्यों होगा? क्योंकि ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे ही इसको इसको एक और थोड़ा सा आगे स्टेप में बढ़ा कर लिख रहे हैं कि ए बी बाइसेक्ट एंगल है, तो एंगल सी ए बी इक्वल टू एंगल डी ए बी। तो अब देखो, बाई एस से क्या हो जाएगा? दोनों ट्रायंगल एक। देखो, अब यहाँ पे देखना है कि दो साइड एस ए एस कहने का मतलब हुआ दो साइड और उन दोनों के बीच का ट्रायंगल। तो इसमें कौन कौन सा साइड लिए हैं? एसी लिए हैं और ए बी लिए हैं। देखो, एक तरफ है एसी एक तरफ है बी, ये दोनों ऊपर वाले ट्रायंगल का, तो यही दोनों के बीच में एंगल बन रहा है ना, जो एंगल है सी ए बी। और नीचे इधर वाला नीचे वाले ट्रायंगल में एक साइड एडी लिए हैं और दूसरा साइड ए बी लिए हैं, और ये दोनों के बीच में एंगल बन रहा है ये वाला। तभी मतलब कि दोनों साइड के बीच में एंगल बन रहा है।
तभी ऐसे ऐसे ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए बी डी के। एक प्रूव हो गया, यही क्वेश्चन में प्रूव करना था तो ये प्रूव हो गया यहाँ से। देखो अगर कोई भी, इसलिए हम हमेशा ध्यान में रखने कहते हैं कि दोनों साइड के बीच का एंगल हो जाना चाहिए। अगर सपोज डेट ये वाला साइड ले रहे थे इक्वल, यहाँ तक तो पता था ये दोनों साइड इक्वल होगा, ये कॉमन है तो इक्वल होगा। लेकिन अगर ये एंगल इसके इक्वल हो रहा था, ये वाला एंगल इसके इक्वल, सपोज करो कि बी पे यहाँ पे एंगल इक्वल रहता, तो बी पे अगर एंगल इक्वल रहता तो यहाँ से कभी नहीं होता, ऐसे ऐसे नहीं होता, क्योंकि दो साइड तो होता लेकिन एंगल ये दोनों के बीच का इंक्लूडेड एंगल नहीं होता, इसलिए ऐसे ऐसे ये कंग्रुएंट नहीं होता। तो हमको हमेशा ध्यान रखना है कि जो एंगल हो ऐसे इसमें वो दोनों साइड के बीच का एंगल हो। और इसमें और कह रहा था कि व्हाट कैन यू से अबाउट बीसी एंड बीडी। अब बीसी और बीडी क्या है इस दोनों ट्रायंगल में, तो बीसी इक्वल टू यहाँ पे हम लिख सकते हैं दोनों में बीसी बीडी। अब देखो एक साइड इसके, एक साइड तो इक्वल दिया हुआ था, एक कॉमन ही हो गया, दोनों कंग्रुएंट हो गया, मतलब सारा पार्ट इक्वल है, कोरस्पोंडिंग पार्ट तो बीसी इक्वल टू बी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हूँ बीसी इक्वल टू बीडी। दूसरा क्वेश्चन का इसका आंसर हो गया बीसी इक्वल टू बीडी। और कैसे हुआ? बाय सीपीसीटी से। सीपीसीटी हम बताए थे कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, तो ये इसका कोरस्पोंडिंग साइड था इसलिए इक्वल हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी कह रहा कि ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल एंड AD इक्वल टू BC। सबसे पहले जो गिवन दिया हुआ उसको लिखेंगे, गिवन AD इक्वल टू BC। और क्या दिया हुआ है? एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA। एंगल DAB कौन सा हुआ? ये वाला एंगल, देखो इसमें फिगर में डिनोट भी किया हुआ है, इक्वल टू CBA कौन हुआ? CBA, B यहाँ पे बन रहा है वो वाला एंगल, तो ये दोनों इक्वल है। और यहाँ पे AD इक्वल टू BC, दो साइड इक्वल दे रहा है, तो प्रूव करना है। अब इसमें टू प्रूव क्या क्या करना है, देखो 3 क्वेश्चन है इसमें। कि ट्रायंगल ABD कंग्रुएंट होना चाहिए ट्रायंगल BAC के, और दूसरा में है BD इक्वल टू BAC होना चाहिए, और तीसरा में है एंगल ABD इक्वल टू होना चाहिए एंगल BAC के। तो यहाँ पे ABD, अब ABD देखो तो कौन सा ट्रायंगल है? ये वाला ABD, यहाँ से जिसको ABD ये वाला ट्रायंगल हो गया। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? दूसरे कलर से इसको डिनोट करते हैं BAC, तो BAC। BAC, BAC इस तरह से हो जाएगा। तो देखो जो कलर किया हुआ है वो दोनों ट्रायंगल के बारे में कह रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल को प्रूव करना है कि कंग्रुएंट है कि नहीं। तो कंग्रुएंट होने के लिए, प्रूव करने के लिए सबसे पहले जो ट्रायंगल को कंग्रुएंट प्रूव करना, वही दोनों ट्रायंगल को हम देखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC में। तो BAD जो है जो ग्रीन कलर से है और BAC जो है रेड कलर से है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ था, ये वाला पूरा एंगल जो था इस एंगल के इक्वल था। और यहाँ पे दिया क्या क्या है? AD इक्वल टू BC। तो अब देखो तो एक वाले ट्रायंगल में ग्रीन कलर में AD आ रहा है और जो पिंक कलर है उसमें BD आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AD इक्वल टू BC। ये क्या हो गया, कैसे इक्वल हुआ? तो गिवन है। एक एंगल भी दे रहा है DAB। अब देखो तो ये ग्रीन वाले ट्रायंगल का DAB ये वाला एंगल इक्वल टू है एंगल CBA के। अब CBA देखो तो CBA जो रेड वाले में आ गया, तो CBA भी गिवन है, दो चीज तो गिवन। अब हमको पता चल गया एक साइड और एक एंगल इक्वल है, तो या तो एक साइड और एक एंगल इक्वल और आ जाए तो इसको हम प्रूव कर सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है। तो अब देखो तो AB इसमें भी है, ग्रीन वाले को भी में AB है और रेड वाले में भी, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं AB इक्वल टू AB। अब AB इक्वल टू AB क्यों हो गया? क्योंकि दोनों साइड है ट्रायंगल का, दोनों ट्रायंगल का साइड है, तो ये कॉमन हो जाएगा। तो इसको भी एक AD BC हो गया, दूसरा हो गया AB AB। देखो तो ये इंक्लूडेड एंगल है कि नहीं? एक AD और AB के बीच का एंगल AD और AB, तो AD और ये B ये दोनों के बीच का एंगल है। और दूसरा क्या था? BC और AB, तो BC के
और ए बी, ये दोनों साइड के बीच का एंगल है, इसलिए एस ए एस बाई कैसे लिखेंगे, एस ए एस, दोनों साइड के बीच का एंगल है तो बाई एस एस ट्राइंगल ए बी डी कंग्रुएंट होगा ट्राइंगल बी ए सी के। यहाँ पे ये प्रूव हो गया, पहला क्वेश्चन नंबर प्रूव। अब दूसरा में प्रूव करना है कि बी डी इक्वल टू ए सी। तो अब बी डी कहाँ है, देखो तो बी डी ग्रीन वाले ट्रायंगल का है एक साइड और ए सी रेड वाले ट्रायंगल का है, तो ये दोनों कंग्रुएंट हो गया, तो बी डी इसका सारा साइड इक्वल होगा, तो इसका कोरस्पोंडिंग साइड ए था, ये दोनों में कॉमन था, अब बच गया ये वाला साइड बी डी और ए सी, तो बी डी ए सी इक्वल होगा। हम दूसरा में बी डी इक्वल टू ए सी लिखेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है, तो इसका सीपीसीटी से बाय सीपीसीटी कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल इक्वल होता है। उसी तरह से तीसरा देखेंगे क्या करा, एंगल ए बी डी और एंगल बी ए सी। अब ए बी डी देखेंगे, एंगल ए बी डी किसमें है, ए बी डी मतलब ये छोटा वाला एंगल, ए बी डी इस ट्रायंगल में है ग्रीन वाले में, और पूछ रहा है एंगल बी ए सी। अब बी ए सी देखो तो बी ए सी, अब बी ए सी जो आ गया रेड वाले ट्रायंगल में है, तो एक एंगल है ग्रीन वाले ट्रायंगल का और दूसरा एंगल है रेड वाले ट्रायंगल का, तो ये दोनों भी इक्वल होगा सीपीसीटी से, क्योंकि दोनों उनका कोरस्पोंडिंग साइड और कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये भी हो जाएगा कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगुलर, तो ये दोनों भी प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा कि AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट, AD और एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट AB। अब एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है AB, इस पे कह रहा है कि AD, तो यहाँ से देखो तो AD 90 डिग्री बना रहा है और BC 90 डिग्री बना रहा है, तो ये दोनों AB लाइन सेगमेंट AB पे परपेंडिकुलर है, सो डेट CD बाइसेक्ट AB। अब कह रहा है सो डेट CD जो लाइन गया है, CD लाइन ये वाला जो तिरछा लाइन है वो है, तो CD बाइसेक्ट AB, बाइसेक्ट कहने का मतलब इक्वल पार्ट में बांटना, तो इसका प्रूव क्या करना है कि ये इक्वल टू ये, इसको प्रूव करना है, ये दिया नहीं है, हम प्रूव करने के लिए इसको डिनोट किए कि ये दोनों ए बी को सी डी जो है इक्वल पार्ट में बांट रहा, बाइसेक्ट कर रहा, कहने का मतलब इक्वल पार्ट में बांट रहा, जहां पे सी डी ए बी को कट कर रहा है वहां से दो इक्वल पार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है कि ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर, मतलब ए डी इक्वल टू बी सी, ये वाला इसके इक्वल दिया हुआ है, परपेंडिकुलर है तो ए डी परपेंडिकुलर टू ए बी और बी सी परपेंडिकुलर टू ए बी। देखो दोनों को अलग अलग, दोनों क्या कर रहे थे, AD एंड BC इक्वल परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट AB, सो डेट परपेंडिकुलर कहने का मतलब 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है, तो प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि AO बराबर BO, वही होगा ना, हाफ बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये प्रूव करना है टू प्रूव। तो अब इसमें कैसे प्रूव करेंगे, कंग्रुएंस पढ़ रहे हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि दो ट्रायंगल बन रहा है, एक नीचे वाला ट्रायंगल और एक ऊपर वाला ट्रायंगल, और जिसको प्रूव करना है AO और BO को, AO और BO, ये देखो दोनों ट्रायंगल का अलग अलग साइड बन रहा है, तो अगर हमको ये पता चल जाए कि ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल जो बन रहा है दोनों कंग्रुएंट हो तो इसका कोरस्पोंडिंग साइड इक्वल होगा। तो सबसे पहले इसको हम जिस दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट करेंगे, तो इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC, देखो दोनों ट्रायंगल में AOD नीचे वाले और इसमें क्या दोनों में है AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC, ये गिवन है। और यहाँ पे एक चीज और दिया है कि ये वाला एंगल 90 है, तो इसमें भी एक एंगल 90 है, तो इसको लिख सकते हैं एंगल A, या फिर इसी को पूरा में लिख सकते हैं OAD बराबर 90, और एंगल B कहने का मतलब इसको पूरा तीन लेकर के लिखेंगे तो एंगल OBC इक्वल टू 90। तो यहाँ से इसको दोनों 90 90 है, तो इसको इस तरह से लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम देखेंगे एंगल A इक्वल टू एंगल B, यहाँ से हो जाएगा, इसको लिखेंगे एंगल
ओ ए डी इक्वल टू एंगल ओ बी सी। ओबीसी बराबर क्यों हुआ? क्योंकि ए और बी दोनों एंगल 90 डिग्री था, इसलिए बराबर हुआ। अब यहाँ पे देखो तो बीसी और यहाँ पे ए बी और सी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जो सेंटर पे इसका जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पे एंगल बनेगा वो इक्वल होगा। और कौन सा रूल से इक्वल होगा? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसको लिख सकते हैं, जो यहाँ पे सेंटर पे ओ एंगल बन रहा है, तो नीचे वाले ट्रायंगल के लिए बन रहा है ए ओ डी, ए ओ डी, और ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए बन रहा है बी ओ सी। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए ये दोनों इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखो हमको तीन चीज मालूम चल गया, एक तो साइड पता चल गया और दो एंगल पता चल गया। तो इससे हम ए ऐसे कंग्रुएंट रूल से लिख सकते हैं। तो देखो एक चीज हम यहाँ पे थोड़ा सा और सीखना है, ए ऐसे कंग्रुएंट रूल। देखो ए एस ए, तो यहाँ पे ए एस ए होने के लिए दो, जैसे ए बी सी दो, हम यहाँ पे थोड़ा सा फिर से डिवाइड कर लेते हैं। दो ट्रायंगल है ए बी सी और पी क्यू आर। अब ये दोनों में दिया हुआ एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। यहाँ पे दिया हुआ है बी सी इक्वल टू क्यू आर दिया हुआ है। हम ए से कैसे लिखते थे? एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू दिया है और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर दिया है। तो बी और सी दोनों एंगल का जो किस साइड पे एंगल है, तो बी सी पे, और क्यू और आर क्यू आर पे है साइड पे, मतलब दोनों एंगल जिस साइड पे हो, दोनों एंगल का इंक्लूडेड साइड। तो यहाँ पे बी सी इक्वल टू क्यू आर दिया है। तो यहाँ पे होता था ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू कंग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कंग्रुएंट होता था। किससे होता था? तो ये होता था बाई ए एस ए, क्योंकि दो एंगल है और दोनों के बीच का साइड है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, क्या देखते हैं कि ये दोनों जब एंगल इक्वल है, ये वाला और ये वाला इक्वल, तो कोई भी एंगल का सम हम क्या मानते हैं? ट्रायंगल के एंगल का सम 180, और ये दोनों को जोड़ेंगे 180 में से घटाएंगे बी प्लस सी, और 180 में से घटाएंगे क्यू प्लस आर। तो ये वाला एंगल इक्वल टू, यहाँ पे एंगल ए हो जाएगा, यहाँ पे एंगल पी हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा, यहाँ पे एंगल ये हो जाएगा और एंगल पी हो जाएगा। तो देखो बी और सी, अगर बी था क्यू के इक्वल, सी था आर के इक्वल, तो दोनों को जोड़ेंगे तो बी प्लस क्यू करेंगे और सी प्लस आर करेंगे, तो दोनों, सॉरी, बी प्लस सी करेंगे और क्यू प्लस आर करेंगे, ये दोनों को अगर इक्वेशन को जोड़ेंगे तो दोनों बराबर आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पे एंगल ए जो बराबर हो जाएगा एंगल पी के, क्योंकि क्यों होगा? क्योंकि बी प्लस सी जो होगा क्यू प्लस आर के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों बराबर है। तो देखो तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर कोई ट्रायंगल का दो दो एंगल बराबर हो, कोई ट्रायंगल का दो एंगल बराबर हो, तो उसका तीसरा एंगल जो है ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। यहाँ से देख लिए हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई भी ट्रायंगल में एक साइड और कोई सा भी दो एंगल बराबर हो, जैसे ये बराबर इसके है तो हम इंक्लूडेड साइड माने थे, ये बराबर इसके था, ये बराबर इसके था, तो इंक्लूडेड साइड माने थे। अब यहाँ पे देखो तो ये तो इसके, इस ट्रायंगल में जब ये दोनों बराबर हो गए तो ये तो ऑटोमेटिक बराबर है। तो अगर हमको दो ट्रायंगल को कंग्रुएंट प्रूव करने के लिए तीन चीज चाहिए, या तो दो एंगल चाहिए एक साइड, या फिर दो साइड एक एंगल, इस तरह से चाहिए। तो यहाँ पे तो हमको ये भी बराबर है पी के, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सपोज करो ये वाला मालूम नहीं है, क्यू और सी और आर मालूम नहीं है कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं, तो भी हम लिख सकते हैं कोण बी बराबर, अगर कोण क्यू होगा और कोण ए बराबर कोण पी, हमको दो एंगल मालूम चल गया कि ये दोनों इक्वल है, तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। बस इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और बी सी इक्वल टू क्यू आर, तीन चीज हमको मालूम हो गया यहाँ पे भी। तो ये देखो तो ए इंक्लूडेड साइड नहीं है, एक एंगल ए लिए हैं और एक बी लिए हैं, तो ये दोनों का इंक्लूडेड साइड ए भी हो जाएगा। उसी तरह से पी और क्यू का इंक्लूडेड साइड ए क्यू, सॉरी, पी क्यू हो जाएगा। तो इंक्लूडेड साइड बराबर नहीं है, कहने का मतलब है कि एक और कंग्रुएंस रूल हो सकता है। वो कौन सा हो सकता है? ए ए एस, दो एंगल और कोई सा भी साइड,
दो एंगल बराबर हो और कोई सा भी साइड बराबर हो, तब दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंस होगा एएएस रूल से। अगर हम इसी को ए रूल लिखेंगे तो यहाँ पे जो साइड होना चाहिए वो इंक्लूडेड साइड होना चाहिए, और यहाँ पे एएएस अगर रूल लिखेंगे तो यहाँ पे साइड का कोई स्पेसिफिकेशन नहीं, मतलब तीनों में से कोई भी साइड इक्वल हो सकता है। तो कहने का मतलब अभी तक हम लोग 3 रूल पढ़ चुके हैं। एक तो एसएस इसमें बीच में है, इसका मतलब है कि इम्पोर्टेंट है कि ए को इंक्लूडेड होना चाहिए, ए एस यहाँ पे साइड को इंक्लूडेड होना चाहिए दोनों एंगल के बीच। और ए एस इसमें तो बीच में कुछ लिखा नहीं है, दोनों एंगल एक ही जैसा है, मतलब अगर दो एंगल बराबर हो और एक साइड बराबर हो, ऐसा ऐसा नहीं है कि दो साइड बराबर हो और एक एंगल बराबर हो, ऐसे करके तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि साइड का सम इक्वल नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे दो एंगल का सम करेंगे और 180 में से माइनस करेंगे तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। इसलिए हम 3 रूल अभी तक पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे वही चीज हम यहाँ पे बता रहे थे, इस क्वेश्चन में क्या था देखो। यहाँ पे हमको दो एंगल मालूम चल गया। कौन सा एंगल? ओएडी, कहने का मतलब है 90 डिग्री वाला एंगल, और दूसरा एंगल वो वाला मतलब कि एओडी, ये वाला एंगल पता चल गया। और इंक्लूडेड साइड कौन पता चला? एडी इक्वल टू बीसी है। तो ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो जाएगा क्योंकि हमको दो एंगल मालूम है और एक साइड मालूम है। तो यहाँ पे हम अब क्या लिखेंगे कि बाई, अब इसमें दो एंगल है इसीलिए इस चीज को ध्यान रखना है कि दो एंगल है और एक साइड है, तो ये हो जाएगा बाई ए एस रूल से दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट होगा, मतलब ट्रायंगल एओडी कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल बीओसी के। जब ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट होगा तो इसका कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट इज एओ इक्वल टू बीओ, और ए इक्वल टू बीओ यही प्रूव करना था। एओ इक्वल टू बीओ प्रूव नहीं करना था, करना था क्या कि जो ए बी है सीडी कहाँ पे कट कर रहा है? ओ पे। तो कह रहा है कि जो सीडी लाइन कट कर रहा है वो ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ से बाइसेक्ट कर रहा है। एओ इक्वल टू बीओ कैसे हुआ? बाई सीपी सीटी से, और इसको हम लिख सकते हैं दैट इज सीडी बाइसेक्ट लाइन ए बी, ये प्रूव्ड हो गया। इसलिए इस चीज को हमेशा ध्यान से रखना है कि ये अगर कोई सा भी दो एंगल और इंक्लूडेड साइड नहीं भी रहे तो कोई सा भी दो एंगल और एक साइड पता चल जाए तो हम एएस कंग्रुएंस रूल का यूज करके दोनों को कंग्रुएंट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो तो एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइन, एल और एम दो पैरेलल लाइन है, ये जो हॉरिजेंटल लाइन है एल और एम दो पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, दोनों को अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन पी और क्यू दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो सो डेट ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंट है ट्रायंगल सी डी ए के। तो इसमें तो बस कर रहा है, दिया क्या क्या हुआ है? एल पैरेलल टू एम और पी पैरेलल टू क्यू, ये दिया हुआ है। प्रूव क्या करना है? टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंट है ट्रायंगल सी डी ए के। एबीसी कहाँ बन रहा है? ए बी सी, ए वाला ट्रायंगल, और सी डी ए, सी डी ए वाला ट्रायंगल। तो ये दोनों को कंग्रुएंट प्रूव करना है तो हम ये दोनों ट्रायंगल को ले लेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल सी डी ए। अब इसमें कुछ खास तो दिया नहीं है, बस पैरेलल कह रहा है। तो जो हम लाइन और एंगल में पढ़े थे पैरेलल का, कि कोई भी लाइन, दो पैरेलल लाइन होता है उसको तीसरा पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट करता है या तीसरा लाइन इंटरसेक्ट करता है तो कौन सा एंगल इक्वल होता है, उस चीज का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो तो ए बी सी, पहला चीज क्या देख रहे हैं? ए बी सी और सी डी ए में हम देख रहे हैं कि ए सी इक्वल टू ए सी। क्यों होगा? क्योंकि देखो तो ये वाला लाइन दोनों ट्रायंगल में है, इधर वाला में भी और इधर वाला में भी, तो ए सी इक्वल टू ए सी। अब मालूम चल गया, एक साइड तो मालूम चल गया कि एक साइड इक्वल है। अब हमको एंगल पता करना है कि कौन सा एंगल पता करना है, बाकी कोई साइड को हम पता नहीं कर सकते कि इक्वल है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखो एक साइड से भी पता कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल के बीच हमेशा डिस्टेंस इक्वल होता है, तो बीसी हो जाएगा एडी के इक्वल। लेकिन सबसे अच्छा है कि एंगल को इक्वल करें, तो एंगल यहाँ पे जो होगा
अब सपोज करो कि ये दो पैरेलल लाइन है, ये दो पैरेलल लाइन हो गया, इसको तीसरा लाइन इंटरसेक्ट करता है, तो तीसरा लाइन इंटरसेक्ट करता है तो ये वाला एंगल देखो, ऊपर से तो मतलब नहीं है, ट्रायंगल बस लाइन के बीच में बन रहा है, तो लाइन के नीचे वाला एंगल से मतलब है, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसको लाइन और एंगल्स वाले क्लास में हम बहुत डिटेल्स में पढ़ाए हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये हमेशा जो होता है, कोई भी दो पैरेलल लाइन को तीसरा लाइन ट्रांजेक्ट इंटरसेक्ट करता है, तो जो इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे बनता है, ये एक जो यहाँ बना, एक जो यहाँ बना, फिर ये दोनों इक्वल होगा आपस में, फिर एक यहाँ बना और एक यहाँ बना, ये दोनों इक्वल होगा। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि जो लाइन कट कर रहा है और जो पैरेलल लाइन के बीच ये एंगल बन रहा है, इसको बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ना कि अगर ऐसा रहता फिगर में, सपोज करो इस तरह से रहता, इस तरह से रहता, इस तरह से रहता, तो हम इस लाइन के लिए, ये वाला लाइन के लिए इंटीरियर एंगल हमेशा हम ये पैरेलल लाइन से इस लाइन के बीच को कंसीडर करते हैं, ये और ये इक्वल होता है, ऐसा नहीं कि ये वाला होता इसके इक्वल। हमेशा हम पैरेलल लाइन से उस जो लाइन ट्रांजेक्ट कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है उसका एंगल लेंगे। तो यहाँ पे यही देखना है कि देखो, तो अब AC को देखो, L और M को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो L और M को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो देखो यहाँ पे एक यहाँ से एंगल बन रहा है, इंटीरियर एंगल कौन सा होगा, ये वाला एंगल होगा, हमेशा ये वाला लाइन AC को हम मान रहे हैं, यहाँ पे लिखे इसे इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट L एंड M, AC इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ से जो एंगल ये वाला एंगल होगा इसके इक्वल होगा। देखो कोई भी दो तरफ से एंगल बनेगा, एक तो ये वाला एंगल बन रहा, दूसरा एंगल क्या हो जाएगा इसके बाहर, ये वाला हमेशा पैरेलल लाइन से, ऐसा नहीं कि ये वाला एंगल नहीं होगा, हमेशा पैरेलल लाइन से ये वाला एंगल जो होगा इस पूरा एंगल के बराबर होगा। तो यहाँ से देखो, अगर पूरा एंगल ले रहे हैं तो ये ट्रायंगल से बाहर जा रहा है, तो ट्रायंगल के बाहर वाले एंगल से हमको मतलब ही नहीं है, हमको ट्रायंगल के अंदर वाला एंगल चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको हम बस जो इक्वल है उसको लिखते हैं, बाकी इस इधर वाले एंगल को नहीं लिखते हैं, मतलब डेट इज इस ट्रायंगल में जो हो जाएगा DAC, यहाँ पे एंगल DAC इक्वल टू हो जाएगा एंगल DAC BCA क्यों होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ पे लिख देते हैं, बाइसेक्ट कर रहा है इसलिए एंगल DAC इक्वल टू हो जाएगा एंगल BCA, क्यों हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब इस चीज में ये भी ध्यान रखना है कि एक तो एंगल ए बन गया, अब एक एंगल और चाहिए, क्योंकि साइड हमको एग्जैक्ट पता नहीं है, जैसे साइड हम मान सकते हैं कि पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस इक्वल होता है, तो ये वाला को इसके ऊपर मान सकते हैं, तो ये वाला एंगल और ये साइड दोनों साइड के बीच का एंगल और इसमें दोनों साइड के बीच का एंगल बराबर होगा, तो ऐसे ऐसे, लेकिन ज्यादा सही रहेगा इस फॉर्मूला के लिए, क्योंकि साइड इक्वल दिया नहीं है, तो यहाँ पे हम एंगल को देखेंगे, एंगल से ही मानेंगे, मतलब एक एंगल हो गया, एक साइड हो गया। अब एक एंगल और मालूम करना है, साइड हम बता दिए इंक्लूडेड रहे या ना रहे, अगर दो एंगल और एक साइड का बात होगा तो एंगल इंक्लूडेड रहे या ना रहे, दोनों में ट्रायंगल कंग्रुएंट होता है, बस दोनों के लिए अलग अलग कंग्रुएंस रूल होता है, एक के लिए एस है और दूसरा के लिए एस। तो ये वाला एंगल हो गया DAC इक्वल हो गया एंगल BCA के। अब उसी तरह से देखेंगे, एक और एंगल चाहिए, तो अब एक और एंगल चाहिए, तो अब या फिर इसको मान लें, यहाँ पे दो अलग अलग एंगल चाहिए, तो अगर सपोज करो कि ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर हो जाए, ये वाला एंगल, तो कैसे होगा, देखो इस वाले को अगर AC को मानते हैं कि दोनों के इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये नहीं होगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर नहीं होगा, देखने में लग रहा है ऐसे लिख सकते कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा पैरेलल लाइन से बने। अब देखो तो ऐसा नहीं लग रहा है कि AC आल्सो इंटरसेक्ट P और Q, इस तरह से दो पैरेलल लाइन जा रहा है P और Q, और इसको AC इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जब इंटरसेक्ट करेगा तो ये वाला एंगल तो इंटीरियर एंगल हो रहा है, होगा कि नहीं, ये वाला एंगल इंटीरियर एंगल हो रहा है। और देखो तो इधर वाला एंगल, यहाँ से देखे तो ये वाला एंगल जो है ये पूरा हो जाएगा इस लाइन के लिए, क्योंकि एक लाइन यहाँ से, तो ये वाला एंगल इसके लिए पूरा हो जाएगा, तो ये को हम ट्रायंगल के अंदर वाला एंगल से मतलब है, तो यहाँ पे हम एक लाइन और लिखेंगे, दूसरा से लिखेंगे,
चूंकि इसमें लिखेंगे AC इंटरसेक्ट P एंड Q, AC इंटरसेक्ट P एंड Q, दोनों पैरेलल है, P पैरेलल Q, दोनों पैरेलल है इसलिए हो रहा। पैरेलल अगर लाइन नहीं रहता तो ऐसा पॉसिबल होता ही नहीं। अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये सब आता ही नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा जब P और Q को इंटरसेक्ट करेगा तो इंटरनेट यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक ये बनेगा P और Q से, एक ये वाला AC इंटरसेक्ट कर रहा है तो AC और P से ये वाला एंगल बनेगा और AC और Q से ये वाला एंगल बनेगा। मतलब हम इसको लिख सकते हैं एंगल CAB, एक में CAB ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल यहाँ पे DCA, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे CAB लिखें, CAB और ACB। CD के तो दोनों का देखो, दोनों का दो एंगल बराबर हो रहा है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना कि पहले हम ABC वाले ट्रायंगल को लिखे हैं तो यहाँ पे हम पहले एक चीज थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं कि इस तरह से लग रहा है दोनों एक ही जैसा हो गया। यहाँ पे हम इस वाले ट्रायंगल को हम पहले रखेंगे। ABC में क्या था, तो एंगल था A या BCA, ये वाला एंगल पहले वाला लिख रहे हैं और इक्वल टू था एंगल BCA। अब इसमें लग रहा है किसी एंगल हो रहा है और इसमें हो रहा था DAC, एंगल DAC, ये वाला इसके इक्वल था और ये वाला हो जाएगा CAB, CAB इक्वल हो जाएगा DAC या ACD, इसको DAC या ACD दोनों लिख सकते हैं। क्यों होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। देखो इस बात में कंफ्यूजन नहीं रहना, बस यहाँ पे ध्यान देना। तो अब हमको पता चल गया कोई सा भी दो ट्रायंगल में दो एंगल और एक साइड कॉमन हो तो इसको हम लिखेंगे YAAS। यहाँ पे देखो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इस ट्रायंगल में AAS भी लिख सकते हैं या फिर देखो दोनों के ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल दोनों पे कॉमन आ रहा है ये वाला साइड, और उसी तरह से ये वाला एंगल इधर वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है और यही दोनों पे साइड बना हुआ है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं AS, या फिर अगर दोनों का इंक्लूडेड साइड नहीं होता लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों का इंक्लूडेड साइड ही बराबर है, AC ही बराबर है, इसको हम AS ना लिख करके लिखेंगे AS से। जहां पे इंक्लूडेड साइड होगा वहां पे ASA से इक्वल लिखेंगे, बाई ASA कंग्रुएंस रूल। यहाँ पे हो जाएगा ट्रायंगल दिया हुआ था, कौन था, ABC, ABC जो हो जाएगा CDA के, ABC कंग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CDA के। देखो यहाँ पे B एंगल था D के बराबर, यहाँ पे देखो एंगल से कंग्रुएंट किए हैं तो ABC, देखो A के इक्वल कौन सा एंगल था, C ये जो A के इक्वल था इधर से दूसरे ट्रायंगल में C के इक्वल था, तो A अगर शुरू में लिख रहे हैं तो C को भी शुरू में लिखेंगे। B जो था, अब बाकी जो C जो था A के बराबर था तो C इस वाले ट्रायंगल में यहाँ पे दो दो लग रहा है, C इसलिए आ रहा है क्योंकि दोनों में एक लाइन कॉमन है और C जो है दोनों के लिए अलग अलग है। मतलब अगर एक का A है तो दूसरा का C बराबर है, जैसे देखो इसका A है तो इसका C बराबर है, तो इसलिए ABC जो होगा कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल CDA के। बस लिखने में हमको ध्यान देना है कि अगर एंगल से कंग्रुएंट किए हैं तो हम एंगल को देख करके लिखेंगे कि कौन सा एंगल कंग्रुएंट हो रहा है, और नहीं तो उल्टा पुल्टा लिख देंगे तो यहाँ पे पता नहीं चलेगा, या फिर जो क्वेश्चन में है उसी को हम उठा करके लिख देंगे अगर कंफ्यूजन हो रहा है लिखने में। तो जो क्वेश्चन में जिस तरह से दिया हुआ, अगर ट्रायंगल ए बी सी लिखेंगे तब यहाँ पे गलत हो जाएगा, इसलिए जो क्वेश्चन में प्रूव करने दिया रहेगा लास्ट में हम उसी को लिखेंगे ताकि आंसर सही आए। नहीं तो ध्यान देना है तो उसमें बस ध्यान रखेंगे कि कौन सा एंगल किसके इक्वल है, उसी अनुसार से यहाँ पे भी लिखना है कि ट्रायंगल ABC कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल CDA के। इतना तक समझ में आ गया होगा। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है कि लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A एंड B,
एंगल ए, एल जो है ए का बाइसेक्टर है, तो यहाँ पे गिवन क्या हुआ है, एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। बाइसेक्टर कहने का मतलब हाफ, हाफ में बांट रहा है, इसको हम आगे देख लेंगे। एंड बी इज ऑन एनी पॉइंट ऑफ एल, एल जो लाइन गया है इस पे कह रहा बी कोई पॉइंट है, तो इसको यहाँ मान लिया है। बीपी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ ए। अब कह रहा है कि बीपी जो है, बीपी परपेंडिकुलर है ए का, जो एंगल ए का आर्म्स है तो बीपी परपेंडिकुलर है, और बी क्यू परपेंडिकुलर है एंगल ए का दोनों आर्म्स पे। तो इसमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, और कुछ तो दिया नहीं इसलिए टू प्रूव, पहला में ट्राइंगल ए पी बी कंग्रुएंट है ट्राइंगल ए क्यू बी के। यहाँ पे दिया हुआ एंगल P इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों 90 है, परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे ये चीज लिख लिए हैं। अब प्रूव करना है APB, पहला क्वेश्चन है APB, तो APB ये नीचे वाला छोटा वाला ट्रायंगल बन रहा है, और AQB ये ऊपर वाला ट्रायंगल, तो इसको प्रूव करना है, तो यही दोनों ट्रायंगल को ले लेंगे, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB। अब दोनों ट्रायंगल में हम देखेंगे कि ए बी तो कॉमन आ जाएगा, दोनों ट्रायंगल का एक एक साइड हो जाएगा, ए बी इक्वल टू ए बी, और कौन एंगल P इक्वल टू एंगल Q हो जाएगा, क्यों, ये कॉमन हो गया और ये दोनों 90 डिग्री है। तो देखो एक साइड पता चल गया, एक एंगल पता चल गया, तो अब एक साइड पता चल गया, एक एंगल पता चल गया, अब एक एंगल या एक साइड और पता चल जाए इक्वल, तब कंग्रुएंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एंगल ए का जो एल है बाइसेक्टर है, मतलब ए एंगल जितना होगा उतना ही एंगल ए वाला होगा, तो इसको लिख सकते हैं बी ए क्यू, इधर वाला ए पी बी नीचे वाला ट्रायंगल में लिखे हैं, तो इसको लिखेंगे बी ए पी इक्वल हो जाएगा एंगल बी ए क्यू के, क्यों, क्योंकि एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल ए को बाइसेक्ट करेगा मतलब आधा आधा भाग, आधा आधा भाग में डिवाइड करेगा, तो दोनों पार्ट एक दूसरे के इक्वल होगा। अब देखो तो दो एंगल बराबर है और एक साइड बराबर है, तो दोनों को देख लेंगे, अगर इंक्लूडेड साइड होगा तो ए से, अगर नहीं होगा तो ए एस। तो यहाँ पे देखो एंगल पी लिए हैं और ए लिए हैं, पी और ए, अब पी और ए का इंक्लूडेड साइड तो पी भी पी ए हो जाएगा, उसी तरह से एंगल क्यू लिए हैं और ए लिए हैं, तो इसका इंक्लूडेड साइड तो क्यू ए हो जाएगा, ये वाला तो साइड इंक्लूड हो ही नहीं रहा दोनों एंगल में, तो ये इक्वल होगा, ये कंग्रुएंट होगा, लेकिन यहाँ पे बाई ए एस कंग्रुएंस रूल, ए से नहीं लगाएंगे क्योंकि दोनों का इंक्लूडेड साइड इक्वल नहीं है, दूसरा साइड इक्वल है, तो इसलिए ए एस कंग्रुएंस रूल से ट्रायंगल ए पी बी, हम डायरेक्ट जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसी अनुसार से लिख देंगे, ज्यादा ध्यान देने का जरूरत नहीं उस पर। ए पी बी कंग्रुएंट है ट्रायंगल ए क्यू बी के, एक प्रूव्ड हो गया। और दूसरा कह रहा है कि बीपी इक्वल टू बी बी क्यू, दूसरा क्वेश्चन में प्रूव करना है, टू प्रूव बीपी इक्वल टू बी क्यू, और कह रहा है कि जो बी पॉइंट है पी और क्यू से इक्वी डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस कहने का मतलब वही बीपी इक्वल टू बी क्यू, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बीपी इक्वल टू बी क्यू, क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग ट्रायंगल में था और दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है, तो बाई सीपी से दोनों कंग्रुएंट हो जाए, दोनों इक्वल हो जाएगा, और यही प्रूव करना था, तो यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड क्यू, ये प्रूव हो गया। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इन फिगर 7.21, अब 7.21 फिगर दिया हुआ है AC इक्वल टू ए, सबसे पहले तो हम कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे और जो जो गिवन रहेगा उसको लिखेंगे, गिवन AC इक्वल टू ए दिया हुआ है, फिगर के साथ देखते चलेंगे। AC कौन सा है, तो AC यहाँ पे देखो जिसमें डबल लाइन है, स्मॉल डबल लाइन है, AC इक्वल टू ए, ये वाला ई है, यहाँ पे ये ई है, तो AC इक्वल टू ए ही दिया हुआ है, और क्या दिया है, AB इक्वल टू AD दिया है, तो AB इक्वल टू AD, अब AB और AD दिया है, एंड एंगल BAD कौन सा एंगल कह रहा है, BAD ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल EAC कौन सा एंगल हो गया, तो EAC ये वाला एंगल,
देखो पूरा एंगल नहीं है, बस ये छोटा वाला एंगल है। तो सो डेट बी सी इक्वल टू डी डी, तो प्रूव क्या करना है, बी सी इक्वल टू डी। तो कौन कौन सा प्रूव करना है, इसको हम रेड से थोड़ा सा इंडिकेट करते हैं। प्रूव करना है बी सी, अब देखो तो बी सी इक्वल टू डी, मतलब ये बराबर है इसके, ये प्रूव करना है बी सी इक्वल टू डी, जो पिंक रेड कलर में है उसको प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं कि बीसी किस में आ रहा है, हम इक्वल करने के लिए प्रूव कर लेंगे कि ट्राइंगल ही कंग्रुएंस है। जब ट्राइंगल कंग्रुएंस होगा तो सीपीसीटी से सारा कोरस्पोंडिंग पार्ट इक्वल हो जाएगा। तो अब बीसी देख रहे हैं, बीसी किस में आ रहा है, तो ट्राइंगल ए बी सी में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी किस में आ रहा है, तो डी किस ट्रायंगल का साइड है, तो डी ई ए ई डी या ए डी ई, ए डी ई। अब ये दोनों ट्रायंगल को ए डी ई, डी जिसमें आ रहा है उस ट्रायंगल को और बीसी जिसमें आ रहा है, दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट सबसे पहले प्रूव करेंगे। तो कंग्रुएंट प्रूव करने के लिए दो एंगल और एक साइड या फिर दो साइड और एक एंगल का पता होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ से देखो हमको दिया हुआ है दो साइड इक्वल है, और यहाँ पे देखेंगे कि इस ट्रायंगल का है कि नहीं। तो देखो तो लग रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डी में, देखो ए बी इक्वल टू ए डी, ए बी इक्वल टू ये ऊपर वाला ट्रायंगल ये जो बन रहा है इसको ए बी, ए बी, ये नीचे ए बी सी बन रहा है, और दूसरा ट्रायंगल जो बन रहा है ये बन रहा है ए डी, ए डी। ऐसे को बस समझा देते हैं, ऐसे एंगल दिखेगा नहीं। ए बी इक्वल टू ए डी ये गिवन दिया हुआ है, और दूसरा चीज जो है ए बी इक्वल टू ए डी, तो देखो ए बी सी में ए बी था और ए डी में ए डी था, ये दोनों इक्वल हो गए। और क्या दिया हुआ है, इक्वल ए सी, तो ए बी सी में ए सी है, अब ए सी इक्वल टू ए ई दिया हुआ है, ए सी इक्वल टू ए ई, और ए डी ई में ए डी, ए डी ई, ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसमें ए ई दिया है, तो ए सी इक्वल टू ए ई। अब देखो दो साइड तो हमको पता है कि इक्वल है, अब एक एंगल इक्वल करना है। तो इसमें दिया हुआ है एंगल इक्वल दिया हुआ है, लेकिन एक एंगल इक्वल करना है। तो अब ए बी सी में कौन सा, यहाँ पे ध्यान से देखना, ट्रायंगल ए बी सी में जो एंगल होगा, हम हमेशा आधा एंगल नहीं लेते हैं, पूरा एंगल को इक्वल करते हैं। तो पूरा एंगल ये वाला हो जाएगा, और यहाँ पे एडी में ये पूरा एंगल हो जाएगा, होगा कि नहीं, एडी में एडीई, एडीई ये पूरा एंगल हो जाएगा। तो दिया क्या हुआ है देखो तो। अब इस एंगल को कैसे मालूम करना है, तो हम सपोज करते हैं कि इसको हम एक्स मान लेते हैं। ये पूरा एंगल तो हमको पता नहीं है, आधा एंगल पता है, तो इसको अगर एक्स मान लेंगे, छोटा वाला जो बीच में है इसको एक्स मान लेंगे, तो यहाँ पे अलग से हम लिख सकते हैं कि एंगल बी ए सी इक्वल टू, हम लिख सकते हैं बी ए सी, लिखेंगे ये वाला एंगल और इसको पूरा वाला एंगल, क्योंकि ये पूरा एंगल लेना है, तो ये छोटा वाला एंगल प्लस एक्स, यहाँ पे लिख सकते हैं बी ए डी प्लस एक्स। उसी तरह से दूसरे ट्रायंगल में लेंगे, ट्रायंगल इन इस वाले में ए डी में एंगल ई ए डी, ई ए डी को हम क्या लिखेंगे, देखो ई ए डी को हम लिखेंगे ई ए सी, पूरा एंगल पता नहीं, छोटा वाला एंगल पता है, तो एंगल ई ए सी प्लस एक्स ये लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो तो, और यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बी बी ए डी इक्वल टू ई ए सी, बी ए डी इक्वल टू ई ए सी। तो ये दोनों तो इक्वल हो जाएगा, जब ये दोनों इक्वल होगा, ये वाला बी ए डी इक्वल टू ई ए सी, तो दोनों में अगर कुछ एक साइड कर रहे हैं तो भी दोनों इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डेट इज, यहाँ पे एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ई ए डी, यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए बी सी में हो जाएगा बी ए सी इक्वल टू एंगल ई ए डी। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे एंगल बी ए डी प्लस एक्स इक्वल टू एंगल ई ए सी प्लस एक्स, और यहाँ पे बी ए डी इक्वल टू
ई ए सी। हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं समझने के लिए कि दोनों एंगल बराबर है, तो दोनों में अगर इक्वल वैल्यू जोड़ेंगे तो भी दोनों बराबर आएगा। तो देखो तो एंगल कौन सा है, साइड कौन सा है, ए बी और ए सी। तो साइड यहाँ पे देख रहे हैं हम, हमेशा इसमें ऐसे इसमें ध्यान रखेंगे कि अगर दो साइड है तो एंगल उसके बीच का होना चाहिए। तो ए बी और ए सी लिया है एक ट्रायंगल में, और दूसरे ट्रायंगल में है एडी और ए, तो एडी और ए इसके बीच का एंगल, और ए बी और ए सी, तो ए बी और ए सी के बीच का एंगल ये वाला, और एडी और ए सी, एडी और ए के बीच का एंगल ये वाला। तो दोनों साइड के बीच का एंगल इक्वल हो रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे बाई एस ए एस। साइड एंगल और साइड एंगल को बीच में लिखें क्योंकि दोनों साइड का इंक्लूडेड एंगल था। तो दोनों साइड का इंक्लूडेड एंगल मतलब कहने का मतलब हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी। अब देखो ए बी सी, ए एंगल किसके इक्वल है, तो ए एंगल जो है यहाँ पे ये जो एंगल है ए बी, अब ए बी किसके इक्वल है, ए डी के, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल ए डी ई। देखो यहाँ पे साइड इक्वल था तो इसलिए हम साइड से मैच करेंगे, ए बी सी कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए डी ई के, मतलब कहने का मतलब ए का कोरस्पोंडिंग ए ही होगा, बी का हो जाएगा डी, और सी का वर्टेक्स हो जाएगा ई। तो ये दोनों कंग्रुएंट हो गया। अब ये दोनों कंग्रुएंट हो गया तो बी सी बराबर डी। देखो इससे देखने से ही पता चलना चाहिए कि कोरस्पोंडिंग साइड, यहाँ पे हम जो लिख रहे हैं इसमें देखो तो जिधर बी सी लिखा हुआ उसी तरह से इसमें डी लिखा हुआ, तो बी सी इक्वल टू डी। ये प्रूव्ड हो गया किससे, सीपीसीटी से, बाय सीपीसीटी। इस तरह से बस हमको दो तीन चीज का ध्यान रखना, उसके बाद क्वेश्चन अपने आप बनता चला जाएगा, कुछ दिक्कत ही नहीं हो। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रहा है कि ए बी इज लाइन सेगमेंट, ए बी देखो लाइन सेगमेंट दिया है, पी इज मिड पॉइंट, पी इज मिड पॉइंट कहने का मतलब ए बी का मिड पॉइंट है, तो ए पी इक्वल टू पी बी हो जाएगा, इतना हमको क्वेश्चन से क्लियर हो रहा है। डी एंड डी आर पॉइंट ऑन सेम साइड ऑफ ए बी के सेम साइड पे, एक तरफ डी है और एक तरफ ई है। इस तरह से है कि जो एंगल बन रहा है एंगल बी ए डी, बी ए डी कौन सा एंगल बन रहा है, बी ए डी, बी ए डी ये वाला छोटा वाला एंगल इक्वल है ए बी के, ए बी ई ये दोनों एंगल इक्वल है, और एंगल ई पी ए जो कह रहा है ये वाला एंगल, और इक्वल है एंगल डी पी बी के, ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल है। सो करना है ट्रायंगल डी ए पी कंग्रुएंट होगा ई बी पी के। तो डी ए पी कौन सा ट्रायंगल हो गया, तो देखो इस तरह से जो रखा हुआ है डी ए पी कंग्रुएंट प्रूव करना है ई बी पी के, ई बी पी के। तो यहाँ पे गिवन क्या दिया हुआ है, P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, दैट मीन्स ए पी इक्वल टू पी बी, और एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ए बी, और क्या दिया हुआ है ई पी ए इक्वल टू एंगल डी पी बी, इतना दिया हुआ है। यहाँ ये डी है, तो प्रूव ट्रायंगल, पहला प्रूव करना है ट्रायंगल डी ए पी कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल ई बी पी के। कहने का मतलब ये वाला ट्रायंगल डी ए पी, ये ट्रायंगल कंग्रुएंट होगा ई पी बी के, मतलब जो ग्रीन है और रेड है दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कंग्रुएंट होगा। यहाँ पे एंगल बना हुआ था इस तरह से। ई पी ई पी बी, सॉरी ई बी पी। तो यहाँ पे जिस ट्रायंगल को प्रूव करना है कंग्रुएंट, वही दोनों ट्रायंगल को लेकर के देखेंगे कि उसमें क्या इक्वल है इन ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी। अब इसमें दिया है एपी बराबर बीपी या पीबी हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि पी मिड ऑफ, या फिर इसको हम डायरेक्ट गिवन लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में तो दिया ही हुआ है पी इज मिड पॉइंट ऑफ एबी दैट इज एपी इक्वल टू पीबी। अब एक एंगल भी बराबर है, ये वाला ट्रायंगल में क्या है डी ए बी,
डी। अब ये ट्रायंगल ले रहे हैं, यहाँ पे हम ध्यान नहीं देंगे, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं तो बस हम इतना लिखेंगे, एंगल डी ए पी इक्वल हो जाएगा एंगल, इसमें ये पूरा पूरा फिगर को लिया हुआ था तब डी ए भी दिया हुआ था या बी ए डी दिया हुआ था, लेकिन हम इस वाले ट्रायंगल को ले रहे हैं तो इसमें डी ए पी, बस एंगल ए पूरा ले रहे हैं लेकिन ट्रायंगल छोटा ले रहे हैं तो इसको हम डी ए पी इक्वल टू लिखेंगे एंगल ई बी पी, एंगल ई बी पी। ये भी गिवन है क्वेश्चन में। क्या एंगल ए इक्वल टू बी डायरेक्ट लिख सकते थे? यहाँ पे अब देखो, एक साइड पता चल गया, एक एंगल पता चल गया, एक एंगल और पता चल जाएगा तो प्रूव हो जाएगा। साइड तो अब पता नहीं चल रहा है कि कौन सा इक्वल होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक एंगल दिया हुआ है, ये वाला एंगल है इसके इक्वल। तो अब ये दोनों देखो तो हमको हमेशा इंटीरियर एंगल लेना रहता है कि पूरा एंगल, कोई सा भी ट्रायंगल बन रहा है तो उसका पूरा एंगल मालूम करना रहता है। तो सेम उसी तरह से यहाँ पे अगर इसको x मान लें, इसको सपोज करें x मान लें, तो एंगल डी पी ए, अब p वाला को पूरा एंगल डी पी ए बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस एंगल, यहाँ से डी पी ए बराबर x प्लस एंगल ई पी ए। देखो डी पी ए कौन सा एंगल हुआ, तो ये वाला एंगल डी पी ए, इसको डी पी ए इस कलर से डी पी ए इक्वल टू एक्स प्लस एंगल ई पी ए। उसी तरह से एंगल इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे तो इस वाले ये पूरा ट्रायंगल लेंगे तो एंगल ई पी बी, दोनों में एंगल पी ही रहेगा क्योंकि पी पॉइंट पे एंगल बन रहा है, तो ई पी बी बराबर हो जाएगा, देखो ये पूरा एंगल पता है एक्स प्लस ये वाला एंगल कह रहा, मतलब इस ट्रायंगल का पूरा एंगल जो होगा ये वाला होगा, तो ये पर्पल कलर से है एक्स प्लस एंगल हो जाएगा डी पी बी बी, और बराबर है यहाँ पे ई पी ए बराबर एंगल ई पी ए इक्वल है एंगल डी पी बी के। यहाँ पे क्यों इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में भी दिया हुआ ई पी ए डी पी ए के इक्वल है, तो जब दोनों के इक्वल है तो दोनों में इक्वल जोड़ेंगे तो भी दोनों एंगल इक्वल होगा, मतलब एंगल डी पी ए इक्वल टू हो जाएगा एंगल ई पी बी। तो यहाँ पे एक पॉइंट, एक एंगल और मिल गया, एंगल डी पी ए इक्वल टू एंगल ई, तो इस तरह से दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कंग्रुएंट हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं बाई, हम देखो दोनों एंगल हो गया, दोनों एपी लिए थे तो अब एपी देख रहे हैं, एपी ये वाला एंगल लिए थे, ये वाला एंगल लिए थे, तो एपी दोनों एंगल का इंक्लूडेड साइड है। उसी तरह से बी एंगल लिए थे और ये वाला एंगल लिए थे, तो पी भी दोनों एंगल का इंक्लूडेड साइड है, तो साइड बीच में आ रहा, मतलब बाई ए एस ए रूट जो ट्रायंगल होगा डी ए पी कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल ई बी पी के। इसको देखो कुछ नहीं, जो क्वेश्चन है जहां प्रूव करने दिया रहेगा वहां हम डायरेक्ट लिख देंगे, जैसे ही लिखेंगे इक्वल हो जाएगा इसके, देखो एपी आ गया, एपी बीपी के इक्वल आ गया, डी जो है पी एंगल है, ए है बी के इक्वल, तो ए वाला बीच में है, यहाँ पे भी बी एंगल बीच में है, तो इस तरह जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसी को बस लिख देंगे। अब एक तो प्रूव हो गया, एक क्वेश्चन ये प्रूव करने के लिए कह रहा था। बस ध्यान देना है कि जो कोई भी सभी ट्रायंगल लेंगे तो उसका इंटीरियर एंगल को हम इक्वल करेंगे, ना कि बाहर में कोई सभी एंगल को इक्वल नहीं करेंगे, ये भी तो इसी एंगल का एक्सटीरियर एंगल था, तो हम हमेशा इंटीरियर एंगल को इक्वल करेंगे। और दूसरा करना है एडी इक्वल टू बी, एडी कौन सा है, तो ये डी ये है इक्वल टू बी, तो अब ये देखो तो इसका कंग्रुएंट ये, इसका कोरस्पॉन्डिंग ये हो गया, इसका कोरस्पॉन्डिंग ये, और ये वाला एडी इसका कोरस्पॉन्डिंग ये हो गया, इसका कोरस्पॉन्डिंग ये, तो ये एडी जो हो जाएगा बी के कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा। तो यहाँ से देखो एडी इक्वल टू बी, डी ए इक्वल टू ई बी, इसी को उल्टा करके लिख देंगे तो एडी इक्वल टू बी, ये भी प्रूव हो जाएगा बाई सीपी सीटी से। तो ये दोनों क्वेश्चन प्रूव हो गया, जो क्वेश्चन में पूरी ये दूसरा क्वेश्चन था। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी,
राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में जो दिया हुआ है, राइट एंगल एट सी, तो सी पे कह रहा राइट एंगल है, मतलब सी पे राइट एंगल है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ए बी, हाइपोटेनियस ए बी कह रहा है कि सी पे राइट एंगल है और हाइपोटेनियस बन गया इस ट्रायंगल का एबीसी का, तो इसका एम जो है मिड पॉइंट है, कहने का मतलब मिड पॉइंट, कहने का मतलब ए एम इक्वल टू बी एम होगा। सी इज ज्वाइंट टू एम, सी को कह रहा है एम से मिलाया गया, तो सी को एम से ज्वाइंट किए एंड प्रोड्यूस टू एट ए पॉइंट डी, और डी पॉइंट तक बढ़ाया गया सच डेट डी एम इक्वल टू सी एम, तो ये भी डी एम इक्वल टू सी एम हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन क्या क्या हुआ, कि एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है। एंगल सी जहां भी लिखेंगे मतलब पूरा कंप्लीट एंगल, छोटा छोटा एंगल नहीं, एंगल सी कहने का मतलब सी पॉइंट पे जितना पूरा एंगल बन रहा है, ये नहीं कि ये वाला, एंगल सी कहने का मतलब हो गया कंप्लीट एंगल। अब ए बी एम इक्वल टू बी एम हो गया, क्यों, क्योंकि एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो मिड पॉइंट होगा तो दोनों आधा आधा भाग में डिवाइड होगा, मतलब एम इक्वल टू बी एम। और क्या कह रहा है कि डी एम इक्वल टू सी एम, ये भी दिया हुआ है। तो प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए एम सी, टू प्रूव, पहला प्रूव करना है ट्रायंगल ए एम सी कंग्रुएंट है ट्रायंगल बी एम डी के। हम देखो जो ट्रायंगल कहेगा हम वही दोनों ट्रायंगल को देखेंगे, इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी। हम देखो तो ए एम सी कौन हो रहा है, ए एम सी, ये जो छोटा वाला ऊपर में बन रहा है ना इधर साइड, ए एम सी ये वाला ट्रायंगल, और बी एम डी ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों को पहला को क्वेश्चन को प्रूव करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों ट्रायंगल में ए एम इक्वल टू बी एम दिया हुआ है, ए एम इक्वल टू बी एम, और ये गिवन हो जाएगा, और डी एम इक्वल टू सी एम, ये भी गिवन हो जाएगा। अब दो साइड मालूम चल गया कि इक्वल है, तो अब यहाँ पे देख रहे हैं ऐसा लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इंटरसेक्ट करेगा तो जो एंगल बनेगा वो इक्वल होगा, मतलब कहने का मतलब एंगल ए एम सी इक्वल टू एंगल डी एम बी। अब एंगल ए एम सी इक्वल टू एंगल डी एम बी, या बी एम डी इसको लिख सकते हैं, डीएमबी भी लिखे उससे कोई दिक्कत नहीं है, डीएमबी डेट इज। अब देखो तो क्यों हुआ, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा था इसलिए वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो दोनों इक्वल हो गया। अब दो साइड और एक एंगल, तो एंगल हमेशा साइड, दोनों साइड के बीच का एंगल होना चाहिए, तो एम और डीएम देखते हैं। देखो तो एम और यहाँ पे एम और एम सी, यहाँ पे एम और यहाँ पे उल्टा लिखे हैं, बस इसी चीज का ध्यान रखना है, ऐसे लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले ट्रायंगल में था पहले, जैसे एम सी ट्रायंगल को लिखे तो हम हमेशा पहले करेंगे कि उसी ट्रायंगल का कोई भी साइड इक्वल, जैसे एम इस ट्रायंगल का, तो इसमें लिखते हैं एम सी इक्वल टू या सी एम इक्वल टू, इस ट्रायंगल में सी एम दिया है, सी एम इक्वल टू डी एम। क्यों ऐसा ऐसा लिखें, क्योंकि एएमसी वाले ट्रायंगल को पहले लिखे हैं इसलिए एएमसी वाले को पहले लिखेंगे, इससे देखने में आसानी होगा। देखो अब एएम सीएम किस ट्रायंगल में आ रहा है, तो ये एएम और सीएम इस ट्रायंगल में आ रहा है, और ये एंगल दोनों के बीच का एंगल है। उसी तरह से डीएम और बीएम जो है ये वाले ट्रायंगल में आ रहा है, दोनों के बीच का एंगल एम है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो बाई एस से एस क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए एम सी कंग्रुएंट ट्रायंगल बी एम डी के, ये प्रूव हो गया। हम बस यहाँ पे क्या ध्यान रख रहे हैं कि पहले जो ट्रायंगल को लिखेंगे उसी ट्रायंगल से स्टार्ट करेंगे, कि उस ट्रायंगल में क्या है जो दूसरे ट्रायंगल के इक्वल है। तो ये प्रूव हो गया पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन में इसका क्या कह रहा था कि एंगल डी बी सी इज ए राइट एंगल, ये वाला एंगल जो दिया हुआ है इसको भी कह रहा है कि ये राइट एंगल है, मतलब ये भी 90 डिग्री होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर सेकंड है एंगल डी बी सी इज ए राइट एंगल। कहने का मतलब ये वाला 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसके लिए हम निकालेंगे कि कैसे ये 90 डिग्री है। अभी सपोज करो ये फिगर नीचे ले आते हैं तो बना लिए हैं। यही फिगर है। दूसरा क्वेश्चन प्रूव करना है कि एंगल डीबीसी इक्वल टू 90 डिग्री या राइट एंगल, यही प्रूव करना है। तो यहाँ पे से हम देख रहे हैं कैसे प्रूव होगा। ए एंगल तो 90 दिया हुआ है और ये वाला ट्रायंगल ए एम सी कंग्रुएंट है बी एम डी के। ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है। तो एक चीज हम देखेंगे, हम पहले इसको देख रहे हैं कि अगर ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट होगा तो इसका सारा करस्पॉन्डिंग एंगल और साइड इक्वल होगा। तो ये वाला हम देखेंगे। ये तो ए एम बी एम के इक्वल था ही क्योंकि बाइसेक्टर था, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। और ये एम डी एम इक्वल टू सी एम, ये दोनों भी बराबर था। तो अब हम देखेंगे कि इसका जो ये वाला एंगल होगा इक्वल होगा एंगल इसके। क्यों होगा? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल एम सी ए इक्वल टू एंगल एम डी बी। जो ये एंगल है इसके इक्वल है। क्यों? बाई सीपीसीटी। एंड एंगल एम सी ए और एम डी बी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल रहता है अगर दो लाइन पैरेलल रहता है, उसको तीसरा लाइन अगर इंटरसेक्ट करता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल रहता है। और इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो इसका मतलब है कि दोनों लाइन पैरेलल है। दैट मीन्स बी डी जो हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा एसी के, बीडी हो जाएगा पैरेलल एसी के। तो यहाँ पे ऐसे देख रहे हैं तो एंगल कहाँ पे बन रहा है? इस वाले पे। ये तीसरा मतलब सपोज करें कि ये बीडी है, बी और डी, और ये है ए और सी। अब ये दोनों को देख रहे हैं कि बीसी भी इसके लिए हो जाएगा ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल लाइन जब इंटरसेक्ट करता है तो जो ये दोनों ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो ट्रांसवर्सल लाइन अगर इंटरसेक्ट करेगा तो दोनों एंगल जो हो जाएगा उस सप्लीमेंट्री होता है। इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होता है। जैसे सपोज करो कि ये दो लाइन है, इस पे कोई अलग से तीसरा लाइन इंटरसेक्ट किया तो जो इंटीरियर एंगल होगा सप्लीमेंट्री होगा, मतलब इंटीरियर सेम साइड का। तो ये सेम साइड का इंटीरियर एंगल है तो ये दोनों का सम सप्लीमेंट्री कहने का मतलब 180। और उसी तरह से इधर वाले जो दो एंगल बनेंगे इंटीरियर एंगल उसका सम 180। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि बीडी जो है पैरेलल है एसी के। तो ए बीसी अगर ट्रांसवर्सल होता है इसके लिए तो जो दोनों एंगल इंटीरियर एंगल बनेगा, कहने का मतलब ये एंगल और इस एंगल का सम 180 होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बीडी पैरेलल अब एसी के हो गया। तो एंगल डी बी सी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू 180। क्यों 180 हुआ? तो इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड जो होता है वो सप्लीमेंट्री कंप्लीमेंट्री ना होकर के सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री के कहने का मतलब इंटीरियर एंगल सेम साइड का सम करेंगे तो 180 के इक्वल होगा। तो एंगल डीबीसी हमको निकालना था कि डीबीसी इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव करना था। तो एंगल डीबीसी प्लस एंगल एसीबी 90 डिग्री ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है बराबर 180। तो यहाँ से लिखेंगे एंगल डीबीसी बराबर हो जाएगा डी बी सी इक्वल टू 180 माइनस 90। तो यहाँ से एंगल डी बी सी इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। 90 डिग्री कहने का मतलब राइट एंगल। तो ये प्रूव हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड भी इसका। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या प्रूव करना था कि ट्रायंगल डी बी सी कंग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी बी के। तीसरा नंबर में प्रूव करने का था ट्रायंगल डी बी सी कंग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी बी के। फिर से ये फिगर हम यहाँ पे यही फिगर रहेगा। डी बी सी कंग्रुएंट है ए सी बी के।
तो अब देख रहे हैं कि DBC यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल हो गया इस साइड वाला, और ACB ये वाला ट्रायंगल हो गया। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि DB पैरेलल टू AC है, BC इक्वल टू BC हो जाएगा, दोनों में है BC इक्वल टू BC, एक कॉमन के कारण हो जाएगा। और हम एक एंगल जान रहे हैं कि ये 90, अभी इसको प्रूव किए कि ये वाला तो पहले से ऑलरेडी दिया हुआ था और ये वाला प्रूव किए, मतलब कि एंगल ACB, ये इसको DBC ट्रायंगल को पहले लिए हैं तो इसको DBC लिखते हैं पहले, एंगल DBC इक्वल हो जाएगा एंगल ACB के, और दोनों 90 डिग्री है। क्यों होगा? क्योंकि दोनों 90 डिग्री, इसलिए दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। ये दोनों 90 हो गया। और देखो DB जो होगा इक्वल होगा AC के, या फिर कह सकते हैं BD जो होगा, DB इक्वल होगा AC के। क्यों इक्वल हुआ? इसको हम पहले ही प्रूव किए हैं। जब ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट था तो यहाँ पे एक चीज, जैसे AC AMC कंग्रुएंट था BMD के, तो यहाँ से हम कर सकते हैं कि AC बराबर BD, AC बराबर BD। तो यहाँ से ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट था तो AC बराबर BD किए, या DB बराबर AC। तो ये बाई CPCT ऑफ 1, CPCT ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 से ये प्रूव हो जाता है कि, तो अब देखो यहाँ पे BC और BC है, BC और DB ये दोनों के बीच का एंगल है, उसी तरह से BC और AC ये दोनों के बीच का एंगल है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो यहाँ से बाई SAS हम कह सकते हैं कि साइड एंगल, साइड दोनों के बीच का एंगल है। तो ट्रायंगल DBC जो होगा कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल ACB के। तो ये तीसरा क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो बचा हुआ क्या है कि CM इक्वल टू हाफ AB। क्वेश्चन नंबर 4 में प्रूव करना है कि CM इक्वल टू हाफ AB, CM इक्वल टू हाफ AB। तो यहाँ पे M देख रहे हैं कि M हम मानते थे कि M जो है पॉइंट AB का मिड पॉइंट था, और यहाँ पे अगर M जो है CD का भी मिड पॉइंट आए तो दोनों वैल्यू इक्वल होगा। अगर M AB का मिड पॉइंट है उसी तरह से M CD का भी मिड पॉइंट आएगा तो दोनों वैल्यू इक्वल होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था कि CM बराबर DM, CM बराबर DM दैट इज M is midpoint of CD। तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर CM को लिखें तो CM बराबर लिख सकते हैं हाफ CD, दोनों इसका मिड पॉइंट है, CM बराबर DM है, दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, तो M मिड पॉइंट है क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो CM को अब हाफ CD लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या प्रूव किए हैं कि DBC जो है कंग्रुएंट है ACB के, तो DBC कंग्रुएंट है, ये वाला ट्रायंगल ACB के कंग्रुएंट है, तो यहाँ पे ये वाला जो होगा DC जो होगा AB के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम DC इक्वल टू यहाँ पे लिख देते हैं DC इक्वल टू AB। क्यों? क्योंकि हम प्रूव किए हैं कि ट्रायंगल DBC जो है DBC कंग्रुएंट है ट्रायंगल ACB के। तो जब ये दोनों ट्रायंगल हम अभी प्रूव कर चुके हैं, तो जब DC इक्वल टू AB लिख सकते हैं तो CM इक्वल टू हाफ AB भी लिख सकते हैं। इस तरह से चौथा क्वेश्चन नंबर भी प्रूव हो गया। इतना तक सबको समझ में आ गया होगा। अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और साथ ही साथ अगला एक्सरसाइज भी देखेंगे।